नमस्ते। भारत की ऊर्जा कहानी हमेशा से तेल और गैस के इर्द गिर्द घूमती रही है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो औद्योगिक ढांचा कमजोर था, गाड़ियां कम थी और बिजली उत्पादन के साधन भी सीमित थे। उस दौर में ऊर्जा की जरूरतें मामूली थी और जो तेल गैस चाहिए होता वह ज़्यादातर बाहर से आयात कर लिया जाता। जैसे जैसे भारत में औद्योगिक क्रांति तेज हुई, शहरों में कारखाने लगे, सड़कें बनी और लाखों गाड़ियां दौड़ने लगी, वैसे वैसे देश को तेल की भूख बढ़ती गई। इस भूख को शांत करने के लिए भारत ने नजरें टिकाई खाड़ी देशों की तरफ। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश जिनकी धरती के नीचे काला सोना बेहिसाब दबा पड़ा है। 1960 और 70 के दशक में जब भारत का अपना तेल उत्पादन बहुत सीमित था, तब खाड़ी देशों से आयात करना मजबूरी थी। धीरे धीरे यह मजबूरी आदत बन गई। भारत की ऊर्जा जरूरतें इतनी तेजी से बढ़ी कि हर साल अरबों डॉलर खर्च करके खाड़ी से कच्चा तेल खरीदना सामान्य बात हो गई। ओपेक यानी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का संगठन भारत के लिए तेल की सबसे बड़ी दुकान बन गया। यहां से जो कहा जाता भारत को मानना पड़ता था। दाम बढ़े तो बढ़ गए, सप्लाई घटाई तो घट गई। हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे, लेकिन यह निर्भरता भारत के लिए हमेशा सुकून दे नहीं रही। ओआईसी जो मुस्लिम देशों का एक बड़ा समूह है, अक्सर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता रहा है। कश्मीर से लेकर आतंकवाद तक हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ओआईसी ने भारत को घेरने की कोशिश की। भारत बार बार यह महसूस करता रहा कि जिन देशों पर वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए निर्भर है, वही देश राजनीतिक मोर्चे पर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यह स्थिति लंबे समय तक भारतीय रणनीतिकारों के लिए सिरदर्द रही। सवाल उठने लगे कि क्या भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को उन देशों के हाथों में छोड़ सकता है जो उसके दुश्मन की पीठ थपथपाते हैं। इसी बीच दुनिया बदलने लगी, नई तकनीकें आ गई, नए बाजार खुले और भारत के सामने नए विकल्प आने लगे। रूस, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों ने भारत को आकर्षक दामों पर तेल बेचना शुरू किया। खासकर रूस ने 2022 के बाद से भारत के लिए तेल का नया दरवाजा खोल दिया। पश्चिमी देशों ने जब रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने मौके को भांपकर सस्ते दामों पर रूसी तेल खरीदना शुरू किया। देखते ही देखते रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। यह वह मोड़ था जिसने भारत को सोचने पर मजबूर किया कि क्या अब भी खाड़ी पर इतना भरोसा करना जरूरी है। खाड़ी देशों की तरफ से भी चुनौतियां कम नहीं थी। सऊदी अरब और इराक जैसे देशों ने कई बार दामों में बढ़ोतरी करके भारत को झटका दिया था। जब भी वैश्विक बाजार में संकट आया, खाड़ी देशों ने अपने फायदे के लिए उत्पादन घटा दिया और कीमतें आसमान पर चढ़ा दी। भारत जो हर साल $200 बिलियन से ज्यादा खर्च करके ऊर्जा खरीदता है, इस खेल का शिकार होता रहा। इस पर होर्मुज जलडमरू बंदर का तनाव अलग से। यह वह रास्ता है जहां से भारत का लगभग आधा एलएनजी और बड़ी मात्रा में तेल आता है। यदि यहां जंग छिड़ जाए तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति एक झटके में बाधित हो सकती है। ऐसे हालात में भारत के नीति निर्माताओं ने ठान लिया कि अब रणनीति बदलनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लाल किले से ऐलान किया कि भारत अब गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज करेगा। संसद ने भी कानून बदलकर निजी और विदेशी कंपनियों को तेल गैस खोज में ज्यादा स्वतंत्रता दी। इसका मकसद साफ है, भारत अपनी जरूरतें खुद पूरी करे और खाड़ी देशों की मनमानी पर निर्भरता कम करे। पर असली क्रांति तो कहीं और हो रही है। भारत ने फैसला कर लिया है कि वह धीरे धीरे तेल पर अपनी निर्भरता घटाकर अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ेगा। आज भारत के पास करीब 220 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, जिसमें सौर, पवन और जल विद्युत शामिल है। सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। यानी आने वाले समय में भारत की गाड़ियां, फैक्ट्रियां और घर केवल खाड़ी के तेल पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि सूरज और हवा से भी चलेंगे। यही वह बदलाव है जो खाड़ी देशों की दुकान पर ताला लगाने का काम करेगा। ओआईसी और खाड़ी देश यह समझने में देर कर रहे हैं कि भारत अब वही पुराना ग्राहक नहीं है जो मजबूरी में उनकी शर्तें मानता था। आज भारत के पास विकल्प है। रूस से सस्ता तेल, अमेरिका से शेल गैस, ब्राजील से सप्लाई और सबसे बड़ी ताकत अपने देश में बन रही अक्षय ऊर्जा है। यही कारण है कि अगर खाड़ी देश बार बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या कीमतों का हथियार चलाएंगे, तो भारत बिना झिझक उनकी तरफ पीठ फेर देगा। यानी तस्वीर पूरी तरह साफ है।
जिस खाड़ी पर कभी भारत की ऊर्जा सुरक्षा टिकी रहती थी, आज वही खाड़ी भारत के लिए धीरे धीरे बैकअप ऑप्शन बनती जा रही है। भारत की नई पीढ़ी आने वाले दशकों में शायद यह भी पूछे कि कभी क्या वाकई हमारी गाड़ियां और फैक्ट्रियां सिर्फ सऊदी या इराक के तेल पर चलती थी। भारत ने जब यह ठाना कि वह खाड़ी देशों की मनमानी से मुक्त होकर अपनी ऊर्जा का रास्ता खुद बनाएगा, तो सबसे बड़ी उम्मीद उसे सौर और पवन ऊर्जा से जगी है। यह कोई मामूली बात नहीं है कि एक ऐसा देश जो कभी तेल आयात करने वाला सबसे बड़ा ग्राहक कहलाता था, आज दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का गढ़ बन रहा है। भारत के पास भूगोल का आशीर्वाद है। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर गुजरात के कच्छ तक यहाँ सूरज पूरे साल तपता है। इतनी प्रचुर धूप शायद ही दुनिया के किसी और हिस्से में मिलती हो। यही कारण है कि भारत ने सौर ऊर्जा को अपनी ऊर्जा नीति का केंद्र बना दिया। अकेले राजस्थान में आज हजारों मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। धूप से बिजली बनाने का यह खेल अब इतना बड़ा हो चुका है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोलर इंस्टॉलेशन वाला देश बन गया है। सिर्फ सूरज ही नहीं, भारत ने हवा को भी अपने पक्ष में कर लिया है। तटीय राज्यों तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में समुद्री हवाएं लगातार चलती रहती है। इन्हीं हवाओं से अब बिजली बनाई जा रही है। 2024 तक भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 40 गीगावाट से अधिक हो चुकी थी और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। सरकार ने 2030 तक इस क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। यह वही भारत है जो कभी हर बैरल तेल के लिए तरसता था और आज हवा और धूप से बिजली बनाकर अपनी जरूरतें पूरी करने का सपना सच कर रहा है। अब आंकड़ों की बात करें। अक्टूबर 2024 तक भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 452 गीगावाट थी। इसमें से 203 गीगावाट यानी करीब 46% नवीकरणीय स्रोतों से आती थी। 2025 आते आते यह क्षमता बढ़कर 220 गीगावाट हो गई। सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी खाड़ी देशों से 80-85% तेल आयात करता था, अब अपनी लगभग आधी ऊर्जा जरूरतें सूरज और हवा से पूरी कर रहा है। यह किसी क्रांति से कम नहीं है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करना ही होगा। भले ही कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि यह 2032 तक खिंच सकता है, लेकिन रफ्तार देखकर लगता है कि भारत समय पर यह मुकाम हासिल कर लेगा। और यह केवल लक्ष्य हासिल करने की बात नहीं है, यह उस दिशा की घोषणा है जिसमें भारत आगे बढ़ रहा है, यानी स्वच्छ, सस्ती और आत्मनिर्भर ऊर्जा। यह क्रांति केवल तकनीकी नहीं, आर्थिक भी है। 2024 में भारत की ऊर्जा में जितना भी निवेश हुआ, उसका 83% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा में गया है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत के सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया का भरोसा है कि भारत आने वाले समय में क्लीन ऊर्जा का हब बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है कि भारत अकेले 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश का बड़ा हिस्सा खींच लेगा। भारत ने बायोफ्यूल पर भी बड़ा दाव लगाया है। अब सरकार पेट्रोल और डीजल में 20% एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर रही है। एथेनॉल गन्ने और मक्का जैसे फसलों से बनता है, यानी किसान भी इस ऊर्जा क्रांति के हिस्सेदार बनेंगे। इसी तरह CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस को भी बढ़ावा देने के लिए 5000 प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब यह है कि गांव-गांव में कचरे और गोबर से भी ईंधन तैयार होगा, जो गाड़ियों और कारखानों में इस्तेमाल होगा। अब जरा सोचिए, इसका असर खाड़ी देशों पर कैसा पड़ेगा। अभी तक वे ये मानकर चलते थे कि भारत उनका स्थायी ग्राहक है। जब तब कीमतें बढ़ा दी, जब तब उत्पादन घटा दिया। भारत को मजबूरी में मानना पड़ा, लेकिन अब भारत के पास विकल्प मौजूद हैं। सूरज और हवा से मिलने वाली ऊर्जा न तो किसी देश की मर्जी पर निर्भर है और न ही इसके लिए अरबों डॉलर विदेशी मुद्रा में खर्च करने पड़ते हैं। एक बार जब सोलर पैनल या विंड टर्बाइन लग गया तो फिर सालों तक उससे मुफ्त में बिजली मिलती रहती है। यही वह बिंदु है जहां खाड़ी देशों की दुकान लड़खड़ाने लगती है। बच्चे की समझ में भी यह बात आसानी से आ सकती है। मान लीजिए मोहल्ले में एक ही किराने की दुकान है और सब लोग वहीं से सामान खरीदते हैं। दुकानदार रोज दाम बढ़ाता है, कभी चीनी कम देता है, कभी तेल में मिलावट कर देता है। लोग मजबूरी में खरीदते हैं क्योंकि और कोई दुकान नहीं है। लेकिन अचानक मोहल्ले के लोग खुद सब्जी उगाने लगे, घर पर आटा पीसने लगे और बिजली से चलने वाली मिलें लगा ले, तब उस दुकानदार का हाल क्या होगा? यही हाल खाड़ी देशों का होने वाला है। तब उस दुकानदार का हाल क्या होगा?
भारत की यह ऊर्जा नीति केवल पर्यावरण या अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं है, यह भू राजनीति का भी हिस्सा है। जब भारत खाड़ी से तेल कम खरीदेगा तो ओआईसी का असर भी कम हो जाएगा। अभी तक पाकिस्तान ओआईसी में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कराता रहा है, क्योंकि उसे पता था कि भारत खाड़ी पर निर्भर है और ज्यादा पलटवार नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन भारत कह देगा कि अब हमें आपके तेल की उतनी जरूरत नहीं है, उस दिन ओआईसी के प्रस्ताव की ताकत अपने आप घट जाएगी। इस बदलाव का एक और बड़ा पहलू है और वह है जनता की भागीदारी। गांव-गांव में सोलर पैनल लग रहे हैं, घर घर में रूफटॉप सोलर सिस्टम बन रहे हैं, किसान अपने खेतों में पंप चलाने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, शहरों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं जिनमें विदेशी तेल नहीं बल्कि देसी बिजली लगती है। यह पूरा तंत्र भारत को धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में ले जा रहा है जहां खाड़ी देशों की धमकियां और ओआईसी की बयानबाजी केवल खोखली आवाज बनकर रह जाएगी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने भविष्य की दिशा तय कर दी है। अब यह तय है कि आने वाले वर्षों में सूरज, हवा, पानी और खेत खलिहानों से निकलने वाला बायोफ्यूल भारत की ऊर्जा कहानी लिखेगा। खाड़ी देशों के तेल के बिना भी भारत चल सकता है, लेकिन खाड़ी देश भारत जैसे विशाल ग्राहक के बिना कब तक अपनी दुकान चमकाएंगे? यही वह सवाल है जो आने वाले वर्षों में खाड़ी की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को परेशान करेगा। भारत की ऊर्जा कहानी का अगला अध्याय घरेलू उत्पादन की तरफ बढ़ता है। दशकों से भारत को यह शिकायत रही है कि उसके पास तेल और गैस के भंडार तो हैं, लेकिन उन्हें खोजने और निकालने की क्षमता सीमित रही है। देश में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां तो हैं, लेकिन संसाधनों का उतना दोहन नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। नतीजा यह हुआ कि भारत की जरूरतें तेजी से बढ़ी और उत्पादन उतना नहीं बढ़ा, जिससे आयात पर निर्भरता हमेशा ऊंची बनी रही। लेकिन अब यह तस्वीर बदलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऐलान किया कि भारत गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज करेगा। इस पहल को डीप वाटर एक्सप्लोरेशन कहा जा रहा है। समुद्र की गहराई में ऐसे भंडार छिपे हैं जिन्हें अब तक छुआ भी नहीं गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन भंडारों को सही तरीके से खोजा और निकाला जाए तो भारत अपने आयात बिल में बड़ी कटौती कर सकता है। संसद ने भी इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मार्च 2025 में पारित कानून ने खोज और उत्पादन से जुड़ी नीतियों को अधिक सरल और निवेशक अनुकूल बनाया। पहले विदेशी कंपनियों को भारत के तेल गैस प्रोजेक्ट में काम करने में कई तरह की अड़चनें आती थी, लेकिन अब उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता दी जा रही है। सरकार का मकसद साफ है, जितना हो सके घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए ताकि बाहर से तेल गैस खरीदने की जरूरत कम हो। यह बदलाव केवल नीति स्तर पर नहीं हो रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। ओएनजीसी और अन्य कंपनियों को अब प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वे कठिन इलाकों, गहरे समुद्र और सीमांत क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाएं। पहले इन इलाकों में काम करने पर लागत बहुत ज्यादा आती थी और कंपनियां पीछे हट जाती थी, लेकिन अब सरकार ने रॉयल्टी और टैक्स में छूट देकर इन प्रोजेक्ट्स को आकर्षक बना दिया है। इसके अलावा भारत ने प्राकृतिक गैस पर भी ध्यान बढ़ाया है। आज दुनिया धीरे धीरे कोयले से हटकर गैस को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन है। भारत की कोशिश है कि 2030 तक अपनी ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक पहुंचा दी जाए। इसके लिए देश में एलएनजी टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, पाइपलाइन नेटवर्क फैलाया जा रहा है और घरेलू गैस की खोज को तेज किया जा रहा है। अब जरा सोचिए इसका असर कहां पड़ेगा। अभी तक खाड़ी के देश भारत के गैस और तेल आयात में बड़ा हिस्सा रखते हैं। अगर भारत अपने समुद्र में छिपे संसाधनों को खोज लेता है और उत्पादन बढ़ा देता है तो खाड़ी की दुकान पर सीधा असर पड़ेगा। वे देश जो सोचते थे कि भारत हमेशा उनका ग्राहक बना रहेगा, अब यह देखने लगेंगे कि भारत धीरे धीरे अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि भारत पूरी तरह से आयात बंद नहीं करेगा। इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत को आने वाले दशकों तक तेल गैस बाहर से ही खरीदनी पड़ेगी। लेकिन फर्क यह होगा कि खाड़ी देशों की पकड़ उतनी मजबूत नहीं रहेगी। भारत जब चाहे रूस, अमेरिका या अफ्रीका से सप्लाई ले सकता है और जब चाहे अपनी घरेलू खोज पर भरोसा कर सकता है। यह लचीलापन खाड़ी की ताकत को कमजोर कर देगा। घरेलू उत्पादन बढ़ने का एक और फायदा यह होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर विदेशी मुद्रा का दबाव घटेगा। अभी भारत को हर साल अरबों डॉलर केवल तेल खरीदने में खर्च करने पड़ते हैं। यह पैसा अगर बचा लिया जाए और देश के भीतर ही इस्तेमाल हो तो इससे बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त निवेश किया जा सकता है।
यानी घरेलू तेल गैस उत्पादन केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता ही नहीं देगा, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। इस कहानी को बच्चों के उदाहरण से समझे तो यह ऐसा है जैसे एक परिवार रोज दूध खरीदने के लिए पड़ोसी पर निर्भर हो। पड़ोसी कभी दूध महंगा कर देता है, कभी पानी मिला देता है। परिवार मजबूरी में सहता रहता है, लेकिन एक दिन परिवार ने सोचा कि क्यों न खुद ही गायें पाल ली जाए। शुरुआत में मेहनत ज़्यादा लगेगी और इसमें खर्चा भी होगा, लेकिन एक बार गाय से दूध मिलने लगा तो न तो पड़ोसी की मनमानी सहनी पड़ेगी और न रोज का खर्च बढ़ जाएगा। यही भारत कर रहा है, अपनी गाय यानी अपने तेल गैस संसाधनों पर भरोसा बढ़ा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।